नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 13 तक के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज आगे के अध्यायों पर चर्चा कर रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 14 में कुल 10 धाराएं हैं, धारा 190 से 199 तक। इस अध्याय में कार्यवाही शुरू करने की शर्तें दी हुई हैं। कोई मजिस्ट्रेट कार्यवाही शुरू कैसे करेगा और किसी अपराध का संज्ञान कैसे ग्रहण करेगा और आपराधिक मामले में जो कार्यवाही की जाती है उसकी शुरुआत कैसे होगी, इसी के विषय में इस अध्याय में जानकारी दी गई है। जब कोई अपराध घटित हो जाता है तो उस अपराध की सूचना पीड़ित व्यक्ति या तो पुलिस थाने में पुलिस को देता है या यदि वह चाहे तो सीधे मजिस्ट्रेट को भी परिवाद के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अपराध की सूचना सीधे मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है। तो इस प्रकार से धारा 190 में जब मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की सूचना प्राप्त होती है या तो परिवाद के द्वारा या पुलिस रिपोर्ट पर या किसी अन्य स्रोत से अगर उसको अपराध की जानकारी होती है या स्वयं की जानकारी से उसे पता चलता है कि कहीं कोई अपराध हुआ है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यवाही शुरू करेगा और इसी के संबंध में धारा 190 में नियम दिए हुए हैं। यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि किसी भी आपराधिक मामले में न्यायिक कार्यवाही यहीं से शुरू होती है। इसके पहले पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है, FIR दर्ज करना, मामले का अन्वेषण करना वगैरह वगैरह। इसके बाद अध्याय 15 में परिवाद के संबंध में बताया गया है और इसमें धारा 200 से धारा 203 तक नियम दिए हुए हैं। जब कोई अपराध घटित होता है तो पीड़ित व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह उस अपराध की सूचना पुलिस थाने पर देता है या वह चाहे तो सीधे मजिस्ट्रेट से भी परिवाद दाखिल करके शिकायत कर सकता है। ऐसे ही परिवादों के संबंध में, ऐसे ही कंप्लेंट के संबंध में अध्याय 15 में नियम दिए हुए हैं। धारा 200 के तहत पीड़ित व्यक्ति का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है और धारा 202 में ऐसे किसी साक्षी का बयान दर्ज किया जाता है जो उस अपराध से संबंधित है। और यदि इन बयानों से मजिस्ट्रेट को किसी अपराध के बारे में होने का आधार प्राप्त नहीं होता है तो धारा 203 में ऐसे परिवाद को मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया जाता है। और यदि आधार प्राप्त होता है तो फिर आगे की कार्यवाही अगले अध्याय में शुरू होती है। अध्याय 16 में धारा 204 से 210 तक में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू किए जाने के नियम दिए हुए हैं और इसमें यह बताया गया है कि जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले लेता है तो आगे की कार्यवाही कैसे की जाती है और आगे की कार्यवाही की शुरुआत कैसे होती है, इसी के संबंध में अध्याय 16 में नियम दिए हुए हैं। इस अध्याय 16 की शुरुआत धारा 204 से होती है और धारा 204 में न्यायालय द्वारा प्रोसेस इशू किया जाता है, आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं, सम्मन और वारंट जारी किए जाते हैं। अपराध का संज्ञान लेने के बाद जब कार्यवाही शुरू की जाती है तो आपराधिक मामलों में कार्यवाही की शुरुआत यहीं से होती है कि अभियुक्त को सम्मन या वारंट जारी करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाया जाता है और जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है तब आगे की कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जाती है। इसी क्रम में अध्याय 17 में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाए जाने के बारे में बताया गया है। धारा 211 से धारा 224 तक में दिए गए नियम अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाए जाने से संबंधित हैं। अध्याय 16 में जारी आदेशिका के अनुपालन में जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है तो फिर इस अध्याय 17 में धारा 211 से धारा 224 तक के नियमों के तहत अभियुक्त पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने कौन कौन से अपराध किए हैं और वे अपराध किन धाराओं में आते हैं और उन धाराओं में उन अपराधों की क्या परिभाषा दी गई है। इन सब के विषय में आरोप लगाया जाता है ताकि अभियुक्त उन आरोपों का जवाब दे सके और अपनी सफाई न्यायालय में पेश कर सके। किसी भी अभियुक्त के खिलाफ
आरोप लगाना न्याय हित में आवश्यक होता है और जब अपराध होने के बाद आदेश का जारी कर दिया जाता है, अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो जाता है और न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगा दिए जाते हैं, तब उसके बाद विचारण की बारी आती है। विचारण के अध्याय शुरू होते हैं और विचारण ट्रायल शुरू हो जाता है। तो इन्हीं विचारण के संबंध में अगले 4 अध्याय हैं। अध्याय 18, 19, 20 और 21 में विचारण के संबंध में नियम दिए हुए हैं, जिनमें से अध्याय 18 में सेशन ट्रायल के बारे में बताया गया है। जब किसी अपराध का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है तो वह विचारण कैसे होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, कब दोषमुक्त किया जाएगा और कब उसे सजा होगी, सत्र विचारण की शुरुआत कैसे होती है, अभियोजन का साक्ष्य कब शुरू होता है, इन सब के बारे में नियम अध्याय 18 में दिए हुए हैं। अध्याय 19 में 3 पार्ट हैं, A, B, C, और अध्याय 19 में वारंट ट्रायल के मामलों के विषय में बताया गया है। जो अपराध वारंट विचारण योग्य होते हैं, उन अपराधों का विचारण अध्याय 19 के तहत होता है। धारा 238 से धारा 250 तक में नियम दिए हुए हैं। अध्याय 19 के पार्ट ए में धारा 238 से धारा 243 तक के उपबंध दिए हुए हैं, जिनमें पुलिस रिपोर्ट पर जो मामले संस्थित होते हैं उनके विचारण के बारे में बताया गया है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि किसी अपराध की सूचना या तो पुलिस थाने में दी जाती है या सीधे मजिस्ट्रेट को परिवाद किया जाता है। तो जब पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई जाती है और अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस अन्वेषण करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करती है और इसी चार्जशीट को दाखिल करने के बाद जब वारंट ट्रायल शुरू होता है तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के तहत इसका विचारण होता है। और अध्याय 19 के पार्ट बी में उन मामलों का विचारण होता है जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न, यानी कि परिवाद पर जो मामले दर्ज होते हैं, कंप्लेंट केस का जो ट्रायल होता है वह अध्याय 19 के पार्ट बी के तहत होता है और धारा 244 से 247 तक के प्रावधान इसी के संबंध में हैं। वारंट ट्रायल की समाप्ति के विषय में अध्याय 19 के पार्ट सी में बताया गया है। धारा 248, 249 और 250 विचारण के समाप्ति के बारे में नियम बताते हैं। धारा 251 से 259 तक में समन ट्रायल के विषय में बताया गया है। जो मामले कम गंभीर होते हैं उन मामलों के विचारण का तरीका अलग होता है। सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल से कुछ कम आसान तरीका अपनाया जाता है ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, और इनके संबंध में अध्याय 20 में धारा 251 से 259 तक में बताया गया है और अध्याय 21 में धारा 260 से 265 तक में संक्षिप्त विचारण के विषय में बताया गया है। समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है। बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम गंभीर अपराध होते हैं, छोटे अपराध होते हैं, पेटी ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें समरी ट्रायल किया जाना ही पर्याप्त होता है। और ऐसे अपराधों के विचारण के संबंध में अध्याय 21 में धारा 260 से 265 में उपबंध दिए हुए हैं, नियम बताए गए हैं। इस अध्याय 21 के बाद एक नया अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद जोड़ा गया है, अध्याय 21A। इसमें धारा 265A से धारा 265L तक के उपबंध दिए हुए हैं और इसमें सौदा अभिभाग, प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताया गया है। जिन अपराधों में सुलह समझौता हो सकता है उन अपराधों के सुलह समझौता की प्रक्रिया के संबंध में इस अध्याय में बताया गया है। जो अपराध कम गंभीर होते हैं और जिनमें सुलह समझौता संभव है और पीड़ित पक्ष और अभियुक्त के बीच में किन्हीं शर्तों पर सुलह संभव हो सकता है तो इस अध्याय के अंतर्गत समझौता किया जा सकता है। अध्याय 22 में धारा 266 से धारा 271 तक के प्रावधान हैं और इस अध्याय में उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है जब कोई अभियुक्त जेल में बंद है, कारागार में बंद है और जेल से उस अभियुक्त को विचारण के लिए न्यायालय में लाना आवश्यक है
तो ऐसे बंदी को जेल से न्यायालय तक लाने और ले जाने के लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, कैसे जेल से उस अभियुक्त को ले आएंगे और विचारण के पश्चात उसे वापस जेल कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके संबंध में इस अध्याय 22 में नियम दिए हुए हैं, जो धारा 266 से 271 तक के धाराओं में नियम बताए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 23 में साक्ष्य के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। किसी भी विचारण को आगे बढ़ाने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, सबूतों की ज़रूरत होती है। तो वे साक्ष्य न्यायालय में कैसे ग्रहण किए जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, साक्षी को कैसे बुलाया जाएगा, अगर साक्षी नहीं आता है तो क्या किया जाएगा, साक्षी आ जाता है तो क्या किया जाएगा, इसके बारे में अध्याय 23 में जानकारी दी गई है। इस अध्याय 23 में 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में धारा 272 से 283 तक के नियम दिए हुए हैं और इसमें साक्षियों के संबंध में नियम बताए गए हैं। और अध्याय 23 के पार्ट बी में धारा 284 से धारा 299 तक के उपबंध दिए हुए हैं, जिसमें कमीशन जारी किए जाने के बारे में बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि साक्षी न्यायालय आ पाने में असमर्थ होता है और न्यायालय को उसके साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के विवेक पर है कि वह यदि चाहे तो ऐसे साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया जा सकता है और ऐसे आदेश के तहत न्यायालय का व्यक्ति स्वयं साक्षी के पास जाता है और वहां जा करके उसका साक्ष्य उसी प्रकार से लिखता है जैसे कि न्यायालय में उस साक्षी का साक्ष्य लिखा जाता। सारी प्रक्रियाएं वही होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि साक्षी न्यायालय में ना आकर के न्यायालय का प्रतिनिधि ऐसे साक्षी के पास जाता है। अध्याय 24 में धारा 300 से 327 के बीच में जांच और विचारण के साधारण उपबंध बताए गए हैं, साधारण नियम बताए गए हैं। यह अध्याय 24 दंड प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। धारा 300 से धारा 327 के बीच में कई ऐसी धाराएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धारा 320 इसी अध्याय में है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी अपराध का शमन कैसे किया जा सकता है, किसी अपराध को कैसे समाप्त करवाया जा सकता है, क्या उस अपराध में सुलह संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, और यदि होता है तो कैसे होता है, इन सब के विषय में धारा 320 में बताया गया है। और इसी अध्याय के धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान किए जाने के बारे में भी उपबंध हैं। जब किसी गवाह को सरकारी गवाह बना लिया जाता है तो वह सह अपराधी अपने साथ के अपराधी के विरुद्ध गवाही देता है और उसे क्षमादान किया जा सकता है। और धारा 313 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभियुक्त का धारा 313 के अंतर्गत लिया गया बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 25 में धारा 328 से 339 तक के नियम दिए हुए हैं, जिनमें उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब अभियुक्त विकृत चित्त हो गया हो, पागल हो गया हो। तो ऐसे पागल और विकृत चित्त अभियुक्त के लिए विशेष उपबंध दिए हुए हैं, विशेष नियम बनाए गए हैं, क्योंकि किसी पागल व्यक्ति का विचारण नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए अध्याय 25 में धारा 328 से 339 के बीच में नियम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अध्याय 14 से अध्याय 25 तक के उपबंधों पर संक्षेप में चर्चा की है और इसके आगे के अध्यायों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।